गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री के इस YouTube चैनल पे आज हम पढ़ेंगे प्रसाद युग और इस युग के नाटकों का विकास। प्रसाद युग से पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ लिया था और आज हम जो हैं वह प्रसाद युग पढ़ेंगे। इसका समय जो है 1900 से 1930 के मध्य माना जाता है। इस काल में किस प्रकार के नाटक लिखे गए और क्या इनकी विशेषता रही और इस युग के अंदर कौन कौन से प्रमुख नाटककार रहे, उनका अपन थोड़ा बहुत यहाँ जिक्र करेंगे, परिचय पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य। अब इस आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य के प्रसाद जो हैं वह दूसरे प्रभावशाली नेता कहे जा सकते हैं और इनके प्रभाव स्वरूप ही इस काल का नामकरण जो है वो प्रसाद युग रखा गया है। भारतेंदु के पश्चात नाट्य लेखन युग में प्रसाद युग कहना अधिक समीचीन या सार्थक प्रतीत होता है। भारतेंदु युग में हिंदी नाट्य लेखन का जो प्रभाव रहा, यानी हिंदी नाटक लेखनी में जो प्रभाव भारतेंदु युग में रहा, उसी अभाव की पूर्ति प्रसाद के नाटकों के द्वारा हो गई। यानी भारतेंदु के नाटकों में जो कमी रही उस कमी की पूर्ति है प्रसाद के नाटकों में हो जाती हैं। भारतेंदु युग की समाप्ति एवं प्रसाद युग के आगमन से पूर्व हिंदी में अनेक नाटक लिखे गए, बहुत से नाटक लिखे, जिसमें अधिकांश जो नाटक थे वह संस्कृत साहित्य के, बांग्ला साहित्य के या फिर अंग्रेजी साहित्य से अनुवादित नाटक हैं। कैसे हैं? सिर्फ अनुवादित नाटक हैं, किंतु वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुवादित हैं, इसलिए उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। अनुवाद के माध्यम से बांग्ला के द्विजेंद्रपाल राय और रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव हिंदी के नाटककारों पर भी पड़ा, क्योंकि द्विजेंद्रपाल राय और रविंद्रनाथ ठाकुर ये बांग्ला में संस्कृत, अंग्रेजी आदि नाटकों का अनुवाद करते थे। तो ये अनुवाद की प्रवृत्ति जो है वह हिंदी नाटककारों पर भी हुई। पहले जहाँ इससे पहले पौराणिक वह कल्पित कथाओं को ग्रहण किया जाता था,
जहाँ कोई नाटक लिखा जाता था तो उसके प्रसंग को या तो कल्पित प्रसंग होता था या फिर पौराणिक प्रसंग को उठाया जाता था। वहीं नए युग में यानी प्रसाद युग में ऐतिहासिक विषयों को अपनाया गया। किसको? ऐतिहासिक जो भारतीय विषय थे उन्हीं को नाटक का विषय बनाया। पूर्ववर्ती समाज सुधार एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के स्थान पर सांस्कृतिक और दार्शनिक चित्रण को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। वस्तुतः इस परिवर्तन की सूचना सबसे पहले हमें किसने दी? जयशंकर प्रसाद के नाटकों से आम जनता तक पहुंची हैं। इसलिए पहली सूचना देने वाले इस परिवर्तन की कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। इसलिए इनके नाम से ही इस काल का नामकरण किया गया है। जयशंकर प्रसाद ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की हैं। जैसे सजन की रचना 1910 में की है, कल्याणी परिचय की रचना 1912 में की है, करुणालय की रचना 1913 में, प्रायश्चित की 1914 में, राज्यश्री की 1916 में, विशाल 1921, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1923, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1933 और ध्रुवस्वामिनी 1933। ये इनके कुछ 1 दर्जन से अधिक नाटक हैं। अब प्रसाद ने अपने नाटकों में किस विषय को दिखाया है? यहाँ प्रसाद ने अपने देशवासियों में आत्मगौरव, उत्साह, बल एवं प्रेरणा का संचार करने के लिए अतीत के गौरवपूर्ण दृश्यों को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। क्या दिखाने के लिए? देशवासियों का आत्मगौरव जागृत करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको बल देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए इन सब चीज़ों को उन्होंने अतीत के गौरवपूर्ण दृश्यों को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। यही कारण है कि इनके अधिकांश जो नाटक या नाटकों का कथानक उस बौद्ध युग से संबंधित हैं, जबकि भारत की सांस्कृतिक पताका विश्व के विभिन्न भागों में फहरा रही थी। यानी उस समय का इन्होंने जिक्र किया है जहाँ संपूर्ण विश्व में भारत की सांस्कृतिक पताका जो है वह लहरा रही थी। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को प्रसाद ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। उसमें केवल उस युग की स्थूल रेखाएं ही नहीं हैं, बल्कि तत्कालीन वातावरण के सजीव अंकन की रंगीनी भी मिलती हैं। यानी उस युग के तत्कालीन वातावरण कैसा था उसका इन्होंने पूर्ण रूप से जिक्र किया है। धर्म की बाह्य परिस्थितियों की अपेक्षा
बाहर से धर्म कैसा ही दिखो, लेकिन उसकी अपेक्षा इन्होंने दर्शन की अंतरंग गुंथियों को स्पष्ट करना अधिक उचित समझा है, कि उन्होंने दर्शन के माध्यम से हमारे धर्म को स्पष्ट करना अधिक उचित समझा। मानव चरित्र के सत्य और असत दोनों पक्षों को पूर्ण प्रतिनिधित्व इन्होंने प्रदान किया है। यानी मानव का सत्य पक्ष क्या है, असत्य पक्ष क्या है, इन दोनों पक्षों को इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। नारी रूप की जैसी महानता, सूक्ष्मता, शालीनता एवं गंभीरता कवि प्रसाद के हाथों प्राप्त हुई हैं, उससे भी अधिक सक्रिय एवं तेजस्वी रूप उसे नाटककार प्रसाद ने प्रदान की हैं। देखो, प्रसाद जो हैं कवि भी थे और नाटककार भी थे। काव्य में नारी के महान रूप को, उसके सूक्ष्म रूप को, उसके शालीन रूप को, उसको गंभीरता को जैसा व्यक्त किया है, उससे भी अधिक सक्रिय होकर के नारी के तेजस्वी रूप को नाटकों में प्रस्तुत किया है। प्रसाद के प्राय सभी नाटकों में किसी न किसी ऐसी नारी पात्र की अवतारणा हुई है जो धरती के दुखपूर्ण अंधकार के बीच प्रसन्नता की ज्योति की भांति उद्दीप्त हैं, जो पाशविकता, दनुजता और क्रूरता के बीच क्षमा, करुणा एवं प्रेम के दिव्य संदेश की प्रतिष्ठा करती हैं, जो अपने प्रभाव से दुर्जनों को सजन, दुराचारियों को सदाचारी और नृशंस अत्याचारियों को उदार लोक सेवी बना देती हैं। प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो की पंक्ति जो है इन दिव्य नायिकाओं पर पूर्णतः सही लागू होती हैं। नाट्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों में पूर्वी और पश्चिमी तत्वों का सम्मिश्रण है। जहाँ उनके नाटकों में कथावस्तु, रस, नायक, प्रतिनायक, विदूषक, शील निरूपण, सत्य और न्याय के विषयों में भारतीय नाट्य साहित्य की परंपराओं का पालन हुआ है, वहाँ पाश्चात्य नाटकों के संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य का निरूपण भी उनकी रचनाओं में हुआ है। देखिए, भारतीय नाटकों में रसात्मकता भरपूर मिलती है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य नाटकों की कार्य व्यापार की गतिशीलता भी उनमें विद्यमान है। यानी इनके नाटकों पर भारतीय और पाश्चात्य दोनों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। भारतीय नाटककार सुखांत को पसंद करते हैं, यानी भारत के जितने भी नाटक हैं उनका अंत जो हैं सुखांत हैं। पश्चिम के कलाकार दुखांत को, और पश्चिम के यूरोपीय कलाकार किसी नाटक का अंत करेंगे तो किसी ट्रेजेडी के साथ में करेंगे, दुख के साथ करेंगे, इसलिए उनको दुखांत कहा जाता है। प्रसाद के नाटकों को हम सुखांत और दुखांत दोनों ही कह सकते हैं। वस्तुतः उनका अंत एक ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है जिसमें नायक की विजय तो हो जाती हैं, किंतु वह फल का उपयोग
स्वयं नहीं करता, उसे वह प्रतिनायक को ही लौटा देता है। यानी जीत करके वह पुनः हारे हुए को अपनी विजय का श्रेय दे देता है। तो इस प्रकार के विचित्र अंत को क्या कहा है? प्रसादांत की संज्ञा दी गई है कि प्रसाद के नाटक हैं वह अपने ढंग से, न सुखांत न दुखांत, वह कैसे हैं? प्रसादांत नाटक हैं। प्रसाद के नाटकों में रंगमंच की दृष्टि से अपन उपयुक्त या उचित नहीं कह सकते हैं कि प्रसाद के जो नाटक हैं उनका अभिनय नहीं किया जा सकता है। रंगमंच पर वह उपयुक्त एवं उचित है, ऐसी हम बात नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नाटकों में लंबे लंबे स्वगत कथन एवं वार्तालाप हैं। उसके साथ में गीतों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। जहाँ देखें वहीं नायिका जो हैं पेड़ के नीचे नदी के किनारे बैठ करके गीत गाना प्रारंभ कर देती हैं, तो गीतों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। दर्शन शास्त्र की सूक्ष्मता है एवं जटिल उक्तियों का समावेश किया गया है। सर्वत्र संस्कृत गर्भित भाषा का प्रयोग है और संस्कृत गर्भित भाषा होने के कारण भी अभिनय में काफ़ी दिक्कत आती है। वातावरण की गंभीरता, वैसा वातावरण जो है वह हम अभिनय के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसलिए वातावरण उनका बड़ा गंभीर होता है। कई बातें जो हैं इनके नाटकों की अभिनेता में बाधक सिद्ध होती हैं। तो ये सभी बातें जो हैं वह इनके नाटकों को अभिनय करने में बाधक सिद्ध हो जाती हैं। प्रसाद ने हिंदी नाटक को एक नई दिशा प्रदान की है। वह दिशा रूमानियत की थी। कैसी है? रूमानियत की दिशा थी। उनके नाटकों की कथावस्तु, चरित्र, शिल्प और अभिनेता आदि में भी इस रूमानी दृष्टि का प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम कुछ बात करेंगे कि प्रसाद युग के अन्य नाटककार कौन थे। तो अन्य नाटककारों में सबसे पहले नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी का। इन्होंने नाटक लिखा कृष्ण अर्जुन युद्ध। फिर आता है पंडित गोविंद वल्लभ पंत का, उनके दो नाटक हैं वरमाला और राजमुकुट। फिर आते हैं हमारे पांडे बेचन शर्मा उग्र, और इनका नाटक है महात्मा ईसा। मुंशी प्रेमचंद के दो नाटक हैं करबला और संग्राम। श्री सुदर्शन का नाटक है अंजना, और मैथिली शरण गुप्त का नाटक है चंद्रहास। ये सभी नाटक जो हैं बड़े ही उल्लेखनीय नाटक हैं, और इन नाटकों में भी भारतीय संस्कृति, भारतीय चेतना, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन और भारतीय इतिहास के गौरव को दिखाया गया है। आज हम इस प्रसाद युग के नाटकों में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल हम जो है अगला टॉपिक लेंगे नाटक का। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगता है आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।